एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह डिटर्मिनेंट पर फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना या दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए, कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1, y11, x2, y21, x3, y31। ये जो बिंदु के निर्देशांक थे इन्हें आप सारणिक के रूप में लिख दिए। इसके अंदर सारणिक के अंदर लिख दिए, फिर उसमें 1/2 का गुणा किए हो, और जो ये बाहर लिखा हुआ है ये मॉड लिखा हुआ है, यानी कि निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब है कि उसका धनात्मक मान, क्योंकि आप जानते हो कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इस क्षेत्रफल के बाहर एक मॉड का चिन्ह लगा हुआ है जो ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देगा। ठीक, तो इस तरीके से हम सारणिक का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके मान लीजिए एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 तथा x4, y4 हो, तो आपसे कहा जाए कि आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करिएगा, इसका विकर्ण खींच दीजिएगा। ये विकर्ण खींचते ही यह त्रिभुज दो भागों में बढ़ जाएगा। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एरिया, इसको आप शीर्ष को ABCD मान लीजिए, ABCD, तो एरिया ABCD बराबर हो जाएगा एरिया ABC प्लस एरिया ACD प्लस एरिया ACD। तो इस तरीके से दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा और इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो इस फार्मूले के मदद से। कहने का मतलब हम लोग सारणिक का उपयोग करके किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले नोट पॉइंट की बात करें तो लिखा जा रहा है क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक राशि होता है। ये कैसी राशि होती है? धनात्मक। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लिखा है क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है, इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते समय हम सारणिक का केवल निरपेक्ष मान लेते हैं। निरपेक्ष मान कहने का मतलब उसका मॉड। तो मान लीजिए आप कैलकुलेट कर रहे हो और क्षेत्रफल जो है वो 3 वर्ग इकाई आ गया, तो भी इसे आप मॉड में लिखोगे और 3 का मॉड 3 हो जाएगा। मान लो क्षेत्रफल -3 वर्ग इकाई है, तो इसे मॉड के अंदर जब रखोगे तो ये बन जाएगा +3 वर्ग इकाई। कहने का मतलब क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए उसका निरपेक्ष मान लिया जाता है। दूसरा नोट पॉइंट देखिए, कह रहे हैं यदि क्षेत्रफल दिया गया हो, मतलब कि क्षेत्रफल पहले से ज्ञात हो, यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तो गणना करने के लिए सारणिक का धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों मान लेते हैं। जरा इसको समझ लीजिए। यहां आप क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बनाए हो x1, y11, x2, y21, x3, y31, और कहा आपने कि इसका निरपेक्ष मान चाहिए, इसलिए इसको आप मॉड के अंदर रख दिए। ये चिन्ह मॉड का है और ये चिन्ह डिटर्मिनेंट का है। ये क्षेत्रफल निकला। मान लीजिए यह क्षेत्रफल A दिया गया है, A दिया गया है, इस बार क्षेत्रफल दिया गया है और आपको सॉल्व करके किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉड हटाओगे। तो देखो अंदर की वैल्यू हो सकता है कि प्लस रही हो सकता है माइनस रही हो,
लेकिन जब उसका मॉड ले लिया गया तो यह वैल्यू प्लस बन गई थी। लेकिन यदि आप मॉड चिन्ह हटाओगे तो ये इस तरह से बन जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस ए। यहां पर ए का मान प्लस में भी लिया जाएगा और माइनस में भी। क्यों? क्योंकि मॉड चिन्ह हटाए हो तो हो सकता है कि ये प्लस में आए और माइनस में। यही नोट पॉइंट में कहा जा रहा है, यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तो गणना करने के लिए सारणिक का धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों मान लेते हैं। मतलब यहां पर प्लस ए और माइनस ए दोनों लिया जाएगा। तीसरा नोट पॉइंट देखिए। तीसरा नोट पॉइंट कहा जा रहा है कि तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। यानी यदि तीन बिंदु संरेख हो तो उनसे बनने वाला क्षेत्रफल शून्य होगा। अब यहां आपके मन में आएगा कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। तो संरेख बिंदु आप कहते हो कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे देखिए ये अगर ये सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो ये सारे बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे। और यदि बिंदु संरेख हो तो उनसे बनने वाला क्षेत्रफल शून्य होता है। यही बात नोट पॉइंट में कहा जा रहा है कि तीन संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। अतः यदि तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0। भाई अगर आपसे कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 ये तीनों संरेख हैं, तो आप कहोगे कि यदि ये तीनों संरेख हैं तो इनसे बनने वाला क्षेत्रफल शून्य होगा। अब क्षेत्रफल के लिए आप फार्मूला जानते हो, 1/2 सारणिक के अंदर इतना और ये मॉड बराबर 0। जब मॉड हटाओगे तो भी ये 0 का 0 ही रहेगा, चाहे +0 लिखो चाहे -0 लिखो, दोनों बात बराबर है। अब जब इस 1/2 को राइट साइड ले जाओगे तो ये 0 में गुणा होके 0 हो जाएगा। तो केवल यही इतना बन जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। यही बात नोट पॉइंट में कहा गया है कि यदि तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना हो तो सिद्ध कीजिए कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। चौथा नोट पॉइंट देखिए, कह रहे हैं कि यदि दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो इस रेखा पर एक अन्य बिंदु x, y लीजिए तथा इतना बराबर 0 का प्रयोग कीजिए। देखो आपको दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। आप इस पे एक तीसरा बिंदु अपने से x, y मान लीजिए। तो अगर ये मान लोगे तो ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे और इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल निकालोगे तो यहाँ 1/2 गुणे इतना बराबर 0, 1/2 को राइट साइड ले चलो तो ये बन जाएगा 0। कहने का मतलब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप इस समीकरण का यूज करोगे। ये हो गया सारणिक विधि। अच्छा, इससे पहले आप दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण का ज्यामितीय रूप पढ़ चुके हो कक्षा 11 में, जिसमें आपको बताया गया था कि दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1। ये ज्यामितीय रूप था और जो यहां पर ये लिखे हो ये सारणिक रूप है। तो ये इस तरीके से 4 नोट पॉइंट आप देख लिए। इन्हीं थ्योरी के बेसिस पर हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना सीखेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो इन्हीं सब पर प्रश्न करना है।
तो चलिए अब हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। पर आप सारे क्वेश्चंस का सलूशन नहीं देखिएगा, केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। उसके लिए सारे क्वेश्चंस का टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइमिंग पर स्टार्ट हो रहा है, और आप उसी टाइम पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें डाउट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 में पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम पहले पर बात करें तो इसमें 3 बिंदु ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। 1,0, बी का निर्देशांक मान लीजिए 6,0 और सी का निर्देशांक मान लीजिए 4,3। तो यहां से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा डेल्टा बराबर हम लिख लेते हैं 1/2। अब इन्हीं बिंदुओं से सारणिक बनाओ। बिंदु ए से सारणिक बनाओगे तो ये बन जाएगा 1, 0, 1। बिंदु बी को लिखोगे तो ये हो जाएगा 6, 0, 1 और सी को लिखोगे तो 4, 3, 1 और इसे आप मॉड के अंदर रख दोगे क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है, इसलिए इसका धनात्मक मान ही चाहिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए इस सारणी का प्रसार आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया था कि किसी सारणी का प्रसार उस पंक्ति के सापेक्ष करना चाहिए जिसमें जीरो की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो इसलिए इस सारणी का प्रसार हम C2 के सापेक्ष कर रहे हैं। तो आप लिखोगे C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब C2 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर 1/2। अब ये जीरो के साथ सब जीरो हो जाएगा, इस जीरो के साथ भी सब जीरो हो जाएगा। इस 3 को लिखना है, पर ध्यान दो 3 को प्लस में लिखना है कि माइनस में। तो आप पाओगे कि इस 3 को माइनस में लिखना है -3। अब ये C2 और R3 छूट जाएगा तो 1 गुणे 1 हो जाएगा 1 माइनस का चिन्ह, 6 गुणे 1 हो जाएगा 6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो मॉड के अंदर 1/2 -3 गुणे -5 करोगे तो ये हो जाएगा +15। इसे मॉड से बाहर निकाल लो तो हो गया 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, तो इसलिए मात्रक भी लिख दीजिए 15/2 वर्ग इकाई। क्योंकि यहाँ कुछ भी मात्रक नहीं दिया गया, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर ऐसा कुछ, तो इसलिए हम वर्ग इकाई लिखेंगे। मान लो यहाँ मीटर या सेंटीमीटर दिया गया होता तो इसे हम लोग लिखते वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए अब हम पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर बात करते हैं, जिसमें 3 बिंदुओं के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 सारणिक के अंदर 2, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 8, 1 और इसे आप मॉड के अंदर रख दीजिए। अब इस सारणी का प्रसार आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष कर लीजिए। वैसे आप चाहते तो इस सारणी का गुणधर्म लगाकर इस कैलकुलेशन को और आसान बना सकते थे, पर हम गुणधर्म नहीं लगा रहे हैं, सीधा प्रसार कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर 1/2। सबसे पहले इस 2 को लिखोगे तो इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं 2। अब ये R1 C1 छूट जाएगा तो 1 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8। फिर इस -7 को लिखोगे। -7 लिखने के बाद ये R1 और C2 छूट जाएगा तो 1 गुणे 1 माइनस 10 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10। फिर उसके बाद +1 को लिखना है, +1 हो गया। अब ये R1 और C3 छूट जाएगा
तो 1 गुणे 8 हो गया 8 माइनस 10 गुणे 1 हो गया 10। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, कर लीजिए। ये मॉड के अंदर 1/2 ब्रैकेट में देखिए यहां बचेगा -7, -7 का 2 में गुणा करोगे तो हो गया -14। यहां बचेगा -9, -9 का 7 में गुणा करोगे तो हो जाएगा +63। यहां बचेगा -2, -2 का +1 में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा -2। अब यहां से -14 -2 हो गया -16, -16 में 63 जोड़ोगे तो बन जाएगा +47, 47 में 2 का भाग कर दीजिए तो ये बन जाएगा 47/2 वर्ग इकाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर बात करते हैं, जिसमें 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 सारणिक के अंदर -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1, और इसे आप मॉड के अंदर कर दीजिए। अब हम लोग इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। तो आप लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर 1/2। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। सबसे पहले इस -2 को लिखोगे, -2 को लिखने के बाद ये R1 और C1 छूट जाएगा तो ये बन गया 2 1 के 2 +8। इसके बाद इस -3 को लिखना है, लेकिन एक माइनस यहां पहले से लगता है इसलिए ये +3 बन जाएगा। इसके बाद ये R1 और C2 छूट जाएगा, 3 1 के 3 +1। इसके बाद इस 1 को लिखना है प्लस में, +1 हो गया। अब R1 और C3 छूट जाएगा, ये 3 गुणे -8 हो गया -24। फिर -1 गुणे 2 हो जाएगा -2, लेकिन यहां एक माइनस पहले से लगता है इसलिए ये हो जाएगा +2। अब इसी को सॉल्व करना है, ये मॉड के अंदर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर, यहां -20 + 12 -22। अब -22 + 12 करोगे तो ये हो जाएगा -10, -10 में -20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -30। अब -30 में जब 2 का भाग करोगे तो ये आ जाएगा -15। इसे मॉड से बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 15 वर्ग इकाई, और यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। सेकंड में कह रहे हैं दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख हैं। तो आप जानते हो कि 3 बिंदु संरेख सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं जब उनसे बना क्षेत्रफल 0 हो। तो यहाँ बिंदु ABC से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। यदि यह क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, और यदि क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो यहां से हम लिख ले रहे हैं एरिया ABC बराबर 1/2। अब बिंदुओं से सारणिक बनाओगे तो ये बन जाएगा A B + C 1, ये बन जाएगा B C + A 1, यहां बन जाएगा C A + B 1, और इसे आप मॉड के अंदर रख दोगे। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सारणिक का गुणधर्म भी लगा सकते हो और डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हो। तो चलिए हम गुणधर्म लगा लेते हैं ताकि यह प्रश्न थोड़ा सा आसान बन जाए। यहां देखो आप C3 में प्रत्येक अवयव 1 1 1 है, इसलिए इसमें से 2 को 0 कर लेते हैं और जो 1 बचेगा उसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे। ऐसा करने के लिए हम R1 को R2 से तथा R1 को R3 से घटा दे रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा मॉड के अंदर 1/2। फिर ये सारणी के अंदर जो भी संख्याएं बनेंगी उसमें आप क्या कर रहे हो, R2 की जगह R2 - R1 कर रहे हो,
और R3 की जगह पर भी R3 माइनस R1 कर रहे हो। तो जब ये काम करोगे देखो सारणिक में क्या प्रभाव पड़ेगा। R1 में कोई परिवर्तन नहीं, इसको ऐसे ही लिख लो, A B प्लस C 1। अब जब R2 में से R1 घटाओगे तो यहां बन जाएगा B माइनस A। यहां पर जब घटाओगे तो ये C कट जाएगा, ये बन जाएगा A माइनस B और यहां 0 हो गया। इसी तरीके से जब R3 में से R1 घटाओगे तो ये बन जाएगा C माइनस A। यहां पर B और B कट जाएगा, बन जाएगा A माइनस C और ये वाला 0। अब इसी को सॉल्व करना है तो देखो C3 में 2 0 है, इसलिए आप C3 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। तो आप लिखोगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर एरिया ABC बराबर मिल जाएगा। मॉड के अंदर 1/2। अब सबसे पहले इस 1 को लिख लोगे, ये R1 और C3 छूट जाएगा तो ये बन जाएगा B माइनस A गुणे A माइनस C। तो इसे हम लिख देते हैं B माइनस A गुणे A माइनस C, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, C माइनस A गुणे A माइनस B। फिर उसके बाद इस 0 के साथ सब 0 हो जाएगा और इस 0 के साथ भी सब 0 हो जाएगा, तो इसलिए आगे कुछ नहीं लिखना है। अब इसे को सॉल्व करिए, जरा देखिए यहां B माइनस A लिखा है और यहां A माइनस B लिखा है, यहां पर A माइनस C लिखा है, यहां C माइनस A लिखा है। तो पहले वाले को हम ऐसे ही रहने देते हैं B माइनस A माइनस C, और जो ये C माइनस A है इसे हम A माइनस C बनाने के लिए एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। उसी तरीके से इस A माइनस B को B माइनस A बनाने के लिए एक माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों माइनस आपस में मिलके प्लस बन जाएंगे और यहां बीच में माइनस ही बचा रहेगा। अब देखो ये और ये दोनों सेम संख्याएं हैं, केवल प्लस माइनस में लिखी है, तो कट के 0 हो जाएंगी, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 0। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि 0 है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः बिंदु A, B तथा C संरेख हैं। तो ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है प्रत्येक K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष के बिंदु निम्नलिखित हैं, और 2 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए एक एक पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो शीर्ष का निर्देशांक ये दिया गया है, यहां से आप क्षेत्रफल निकालो और वो क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई के बराबर दिया गया है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये आएगा 1/2। सारणिक के अंदर K0 1 4 0 1 0 2 1 और इसे आप मॉड के अंदर लिख दोगे। बराबर कितना लिखोगे? 4 वर्ग इकाई, क्योंकि यह प्रश्न में दिया गया है। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे, जब ये मॉड हटाओगे तो यहां 4 के साथ प्लस माइनस दोनों लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 K0 1 4 0 1 0 2 1 बराबर प्लस माइनस 4। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप इसका प्रसार किसी के भी सापेक्ष कर सकते थे, लेकिन C2 में 2 0 दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब C2 के सापेक्ष प्रसार करोगे देखो ये हो जाएगा 1/2, ये 0 के साथ सब 0, इस 0 के साथ सब 0, इस 2 को लिखना है, पर ध्यान दो कि 2 को प्लस में लिखोगे तो माइनस में, तो आप कहोगे कि माइनस में। अब इसे माइनस में लिखने के बाद R3 और C2 छूट गया,
तो k गुणे 1 बन जाएगा k माइनस 4 गुणे 1 बन जाएगा 4। तो ये हो गया k माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 4। यहां इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा 4 माइनस k बराबर प्लस माइनस 4। अब यहां से एक बार आप प्लस लेके सॉल्व करिए, एक बार माइनस। तो सबसे पहले आप लिख लो प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। तो जब आप प्लस लोगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस के बराबर 4, ये 4 4 कट जाएगा और के बराबर 0 मिल जाएगा। आप दोबारा लिखोगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, और जब माइनस लोगे तो ये 4 माइनस के बराबर माइनस 4 हो जाएगा। इस वाले 4 को राइट साइड ले चलो तो माइनस के बराबर माइनस 8 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा और के बराबर 8 मिल जाएगा। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा के बराबर 0,8। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर बात करते हैं, जिसमें शीर्ष के निर्देशांक ये दिए गए हैं और क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो ये बनेगा 1/2, सारणी के अंदर -2 0 1 0 4 1 फिर 0 के 1 और इसे मॉड के अंदर रख दोगे बराबर 4 वर्ग इकाई। अब जब यहां से आप मॉड हटाओगे तो ये बन जाएगा 1/2, सारणी के अंदर -2 0 1 0 4 1 0 के 1 बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब इसी का प्रसार करना है तो आप ये C1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। तो आप लिखोगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब C1 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहले -2 को लिखोगे, -2 को लिखते ये R1 और C1 छूट जाएगा तो ये 4 1 के 4 फिर माइनस के गुणे 1 बराबर के, ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। यहां से ये 2 कट जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कर दोगे तो के -4 बराबर प्लस माइनस 4। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस। तो आप लिखोगे सबसे पहले प्लस लेने पर, जब आप प्लस लोगे तो के -4 बराबर प्लस 4 हो जाएगा। इस 4 को राइट साइड ले जाओ तो के बराबर 8 हो गया। इसी तरीके आप लिखोगे माइनस लेने पर, तो जब आप माइनस लोगे तो ये बन जाएगा के -4 बराबर -4, दोनों तरफ से -4 कट गया तो के बराबर 0, इसलिए आपका के बराबर प्राप्त हो जाएगा 0,8। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। 4 में कहा जा रहा है कि सारणिक का प्रयोग करके बिंदु 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में समीकरण ज्ञात करने के लिए आप जानते हो कि एक तीसरा बिंदु x, y मानना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु x, y है, तब तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो संरेख के लिए आप शर्त जानते हो कि यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे बना क्षेत्रफल 0 होगा। इसलिए ये बन जाएगा 1 2 1 3 6 1 x y 1 बराबर 0।
अब इसी का आपको प्रसार करना है। प्रसार आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो, हम कर रहे हैं R1 के सापेक्ष। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब ये R1 C1 छूट जाएगा, तो 6 1 के 6 माइनस वाई, फिर इस -2 को लिखेंगे। इसके बाद R1 C2 छूट जाएगा, 3 1 के 3 माइनस x, फिर इस +1 को लिखेंगे। अब R1 C3 छूट जाएगा, 3 गुणे y हो गया 3y माइनस 6x बराबर 0। इसी को सॉल्व करना है, तो ये बन गया 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x बराबर 0। यहां से +6 माइनस 6 कट गया। अब 3y में माइनस y जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2y, फिर उसके बाद माइनस 6x में 2x जोड़ोगे तो ये बन जाएगा माइनस 4x बराबर 0। चाहो तो आप यही आंसर छोड़ दो, नहीं तो आप क्या करिए, देखिए इसमें 2 कॉमन मिल रहा है तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब -2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस बन जाएगा, y माइनस में बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। अब -2 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0 और यही रेखा का समीकरण बन जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। इसमें भी कहा जा रहा है सारणिक का प्रयोग करके 3,1 तथा 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए कि माना बिंदु 3,1 तथा 9,3 को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु x, y है, तब तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो आप जानते हो कि यदि 3 बिंदु संरेख हो तो उनसे बना क्षेत्रफल 0 होता है, इसलिए ये हो जाएगा x y1 311 931 इक्वल टू 0। अब इसका प्रसार करना है तो हम R1 के सापेक्ष कर ले रहे हैं। तो आप लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये बन जाएगा x। अब ये R1 C1 छूट जाएगा, 1 गुणे 1 माइनस 3। अब लिखोगे माइनस y, ये R1 C2 छूट जाएगा, 1 गुणे 3 हो गया 3 माइनस 1 गुणे 9 हो गया 9। अब +1 लिखोगे, ये R1 C3 छूट जाएगा, 3 गुणे 3 हो गया 9 माइनस 1 गुणे 9 हो गया 9 बराबर 0। इसी को सॉल्व करना है, यहाँ बन जाएगा -2x, यहाँ से सॉल्व करोगे -6 बचेगा, -y में गुणा करोगे तो +6y, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो बराबर 0। आप यहाँ से -2 को कॉमन लेके राइट साइड ले चलो, 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x -3y बराबर 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी आप उसी तरह सॉल्व करिए जैसे प्रश्न संख्या 3 किए थे। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, सारणिक के अंदर 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 और इसे मॉड के अंदर रख दोगे बराबर क्षेत्रफल जो कि दिया गया 35 वर्ग इकाई। अब जब आप यहां से मॉड हटाओगे तो इस 35 के साथ प्लस माइनस भी लग जाएगा, 2 को राइट साइड लिए जाते हैं तो ये आपका बन जाएगा सारणिक के अंदर 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 बराबर +- 70। अब इसका प्रसार करना है
तो हम लोग R1 के सापेक्ष प्रसार कर ले रहे हैं। तो आप लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सबसे पहले इस 2 को लिखोगे। अब R1 C1 छूट जाएगा, 4 1 के 4 -4, तो ये पूरा हो जाएगा 0। अब -6 को लिखना था पर एक माइनस यहाँ पहले से लगता है, इसलिए ये +6 बन जाएगा। इसके बाद R1 C2 छूट जाएगा, 5 1 के 5 -k गुणे 1 हो जाएगा k, तो ये बन गया 5 -k। उसके बाद 1 को लिखना है प्लस में। अब ये R1 C3 छूट जाएगा, 5 चौक 20 -4 1 के 4k बराबर हो जाएगा +/70। अब यहां से ये 0 हो गया। जब 6 का आप गुणा करोगे तो 6 पंचे 30 -6k +20 -4k बराबर +/70। अब इसी को सॉल्व करना है। -6 के -4k मिलके हो गया -10k, 30 और 20 मिलके हो गया +50 बराबर +/70। पूरे समीकरण को 10 से भाग कर दीजिए, ये बन जाएगा -k +5 बराबर 7। अब एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्लस लेने पर, तो जब आप प्लस लोगे तो यहाँ -k +5 बराबर 7 आ जाएगा। 5 को राइट साइड ले चलिए तो -k बराबर 2 हो गया, तो यहाँ से k बराबर -2 मिल जाएगा। और जब आप माइनस लोगे तो आप लिखोगे माइनस लेने पर, जब माइनस लोगे तो ये -k +5 बराबर -7। अब इसे राइट साइड ले जाओगे तो -k बराबर हो जाएगा -12, माइनस के कट जाएगा तो k बराबर बन जाएगा 12। तो इस तरीके से k का मान 12 और -2 हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? तो इस तरीके से प्रश्नावली 4.3 से संबंधित थ्योरी और साथ ही साथ इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके। आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष बातें अगले लेक्चर में।